ये आगे जी एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। अच्छा, अब ये एक्सचेंज रेट सिस्टम्स क्या बताते हैं कि एक्सचेंज रेट को किस तरह डिटरमिन किया जाता है। मतलब एक तरीका तो हमें पता ही है ना कि करेंसी की डिमांड और सप्लाई से जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है वो कंट्रीज फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से सेट करें या एक्सचेंज रेट उनकी मर्जी का हो, तो फिर और सिस्टम्स हैं जिनके तहत आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम अगर देख लें इस बेसिस पे कि एक एक्सचेंज रेट सिस्टम वो है जिसमें गवर्नमेंट डज नॉट डू एनीथिंग एंड दे लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द एक्सचेंज रेट। और दूसरा है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन द मार्केट, करेंसी मार्केट जो है, और उसमें वो फिर उसको इन्फ्लुएंस करके एक्सचेंज रेट को सेट करती है अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा, अब उसमें हमारे पास अगर हम देखें तो एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है हमारे पास वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है और मैनेज्ड फ्लोटिंग हमें नजर आ रही है। अब आपको जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नजर आ रहा है, आपको पता है वो पहले भी जब हम पढ़ रहे थे ट्रेड इम्बैलेंस, तो उसमें भी हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ा था और आपने पूछा था कि ये क्या चीज है। तो वो मैं आपको पहले अब यहाँ बता दूं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नाम से नजर आ रहा है कि ये फ्लोट करता है। फ्लोट मतलब क्या करता है जी? ये मतलब ये एक किसी जगह पे फिक्स्ड नहीं रहता। मतलब अगर आपका यहाँ पर एक्सचेंज रेट है ये लेट से, और यहाँ आपकी लेट से एक्सचेंज रेट यहाँ मौजूद है ना। अब आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है कि वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। ये है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के कभी अप कभी डाउन। और ये अप डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट आपको, जैसे मैंने बताया, डज नॉट डू एनीथिंग। वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं या उनमें क्या चेंजेस आती हैं, और उन चेंजेस से जो इफेक्ट एक्सचेंज रेट पे आता है उससे एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है और उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और जो हमने पीछे डिमांड सप्लाई देखा भी था, एक्सचेंज रेट इस तरह का होता है कुछ। अच्छा, अब ये एक्सचेंज रेट इस तरह का है और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको वजह भी अभी वैसे तो हमने बात की हुई है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि देखो ना, अब ये अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है और ये एक्सचेंज रेट है लेट्स से, ये हमारे पास डिमांड फॉर करेंसी है, ये सप्लाई ऑफ करेंसी है। तो अब क्या हुआ? करेंसी की डिमांड बढ़ गई किसी भी वजह से, हमने पढ़ा हुआ है नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो ऑफ कोर्स ये डिमांड कब यहाँ आ गया तो एक्सचेंज रेट जंप करके ऊपर चला गया ER1 पे। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करूं आगे, यहाँ बना के अगर लेट से, तो आपका एक्सचेंज रेट ऐसे ही है ना कि यहाँ से अगर शुरू हो रहा है पहले तो ये ऊपर चला गया, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि करेंसी की सप्लाई जो है वो बढ़ गई। एग्जाम्पल है ये देखो S1। तो अब ये D1 और S1 ये कहाँ मिल रहे हैं? अब यहाँ ये आ गया E2। अब क्या हुआ जी? एक्सचेंज रेट गिर गया, पहले बढ़ गया था अब गिर गया। तो ये अब क्या होगा? अब ये जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये यही सीक्वेंस जो हमें नजर आ रहा है कि डिमांड कभी सप्लाई चेंज हो रही है कभी डिमांड चेंज हो रही है, और उससे जो भी इम्पैक्ट आ रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है एक्सचेंज रेट, वो हमारे सामने नजर आता है। और इस तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो ये इसीलिए व्हाट मैंने स्पैन ऑफ टाइम से ये किया जाता है, या फिर सिर्फ हम टाइम को फैक्टर इन ही नहीं करते? नहीं स्पैन का कोई टाइम स्पैन कोई नहीं है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि आपकी करेंसी कितनी ज्यादा डिमांड की जा रही है या कम की जा रही है, या कब डिमांड ज्यादा हो गई कब कम हो गई। इसका टाइम से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक और फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़ा भी था। पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन है नहीं है, आपकी गुड्स की नहीं सर, क्वालिटी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे इट विल बी रिकॉर्डेड ओवर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। हाँ वो सही है आपकी बात,
ये सही है कि वो टाइम के मतलब सर वो आप टाइम कितना होएगा, मतलब 1 साल या फिर मतलब 6 मंथ्स इस तरह? नहीं, वो तो आप अगर अगर देखें ना किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट, तो 1 साल का भी हो सकता है। अब 1 साल में हर महीने का पैटर्न भी दिखाया जा सकता है। अगर आपने 5 साल का ग्राफ बनाया हुआ है तो 5 साल के पैटर्न दिखाएगा। तो आपके ऊपर है ना, आप किसी भी टाइम पीरियड का अगर एक्सचेंज रेट का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सर ये डायग्राम पेपर में आती है? ये डायग्राम पेपर में इस तरह से तो नहीं आ सकती, लेकिन ये कि डिमांड सप्लाई में जो चेंज आती है वो डायग्राम तो दे ही सकते हैं ना आपको। ये जो मैंने बताया आपको क्या, इसलिए इसको फ्लोट बोलते हैं ना, फ्लोट करता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता। उसकी वजह क्योंकि जब करेंसी की डिमांड और सप्लाई भी चेंज होती रहती है तो फिर एक्सचेंज रेट ने भी चेंज होना है। वो तो एक जगह रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोलते हैं। तो ये जो डिमांड सप्लाई आपको सिखाया ना, वो याद रखने की जरूरत है, बाकी जरूरत नहीं है। वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अच्छा, तो अब अगर हम गौर करें तो वो मैंने यही बताया था यहाँ पर कि अगर आप गौर करो, ये एक मिनट, मैं ना, मैंने कहा था मैं वापस जाके आपको दिखा दूंगा। वो है जी ये, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड नजर को ठीक करना है तो एक वही ना, ये पढ़ा था सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, कुछ ना करो। तो अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है मुल्क के अंदर तो एक करेंसी की डिमांड जो है वो एक्सपोर्ट्स की ज्यादा नहीं है और इंपोर्ट्स की जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ने से करेंसी की सप्लाई ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो लोग बाहर की चीजें ले रहे हैं तो एक्सचेंज रेट जो है वो ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएगा, गिरता जाएगा और एक मौका आएगा इतना गिर जाएगा कि अब लोगों को लगेगा कि भाई हम इंपोर्टेड आइटम नहीं ले सकते, बहुत महंगी हो गई। और दूसरे मुल्कों को लगेगा कि यार इनकी चीजें तो बहुत सस्ती हो गई। तो फिर उल्टा होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी और इंपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो जो एक्सचेंज रेट बहुत नीचे गया हुआ था वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। और इसी तरह से सरप्लस के अंदर भी मैंने यही बताया था, वहां पर भी ये अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है तो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है, आपको कुछ नहीं करना। वो खुद ही जो मैकेनिज्म है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, वो खुद ही अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो उसको नीचे खुद ही ले जाएगा। ये मैंने उस वक्त आपको नहीं बताया था। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक्सचेंज रेट को देखें तो आगे फिक्स एक्सचेंज रेट आपको नजर आ रहा है। अब फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है कि जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, यानी कि अगर हमारे पास ये डिमांड कब है और ये हमारे पास सप्लाई कब है और हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज रेट है और यहाँ पर क्वांटिटी है डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ द करेंसी। तो अब क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ने कहा जी हमने ये हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट है, गवर्नमेंट ने कह दिया ये फिक्स है, फर्ज किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि करेंसी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि डिमांड कौन करता है, बाहर के लोग, फॉरेनर्स। डिमांड बढ़ गई तो डिमांड ने तो राइट पे जाना है, इसको तो नहीं रोक सकते। राइट पे गए तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ बन गया ऑफ कोर्स और एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो आप कहें सर ये फिक्स कैसा है, ये तो फिक्स ना हुआ। तो अब ये होगा कि फिक्स में, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करना है, अब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सप्लाई ऑफ करेंसी तो है ना, नोट कौन छापता है, हमारा मुल्क अगर है तो वही नोट छापेगा। उसके बाद पीकेआर की सप्लाई तो है, वो क्या करेगा, करेंसी की सप्लाई को गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट बढ़ गया हुआ है तो गवर्नमेंट ने तो यहाँ रखा हुआ फिक्स, तो वो करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देगा, ऐसे इतना बढ़ाएगा S1। तो आप गौर करो क्या हुआ, एक्सचेंज इक्विलिब्रियम आ गया E2, वापस वही आ गया। माना कि क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी वो अपनी जगह, लेकिन एक्सचेंज रेट वापस ले आए। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी करेंसी को सेल करना शुरू कर दिया और फॉरेन करेंसी खरीदना शुरू कर दी। तो अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी तो एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है, मतलब इस तरह से। इसी तरह से तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है कि ये फिक्स, नाम तो फिक्स है लेकिन वो फिक्स रहता नहीं है, गवर्नमेंट को बार बार इंटरफेयर करना पड़ता है, ये जरूरी है। तो ये डिमांड, ये सप्लाई, ये आपको पता ही है। अब तो मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ। तो अब ये है कि अचानक करेंसी की डिमांड जो है ना वो कम हो गई
डिमांड गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, डिमांड तो करते हैं फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स जो मर्जी डिमांड करे। तो ऑटोमेटिकली अगर ये फिक्स एक्सचेंज रेट था गवर्नमेंट ने रखा हुआ था, तो वो अब नहीं रहा ना, अब तो वो यहाँ आ गया, नीचे पहुंच गए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई इसको वापस लाने के लिए करेंसी की सप्लाई को बढ़ा दे, कम कर देगी। गवर्नमेंट अगर पहले ज्यादा करेंसी सप्लाई कर रही थी, तो अब देखो वापस कहाँ पहुंच गए, यहाँ थे ना पहले पुराने वाला, नए वाला हम यहाँ चले गए थे, तो अब वापस देखो वहीं पर आ गए हैं जहां एक्सचेंज रेट हमने फिक्स किया हुआ था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह से बार बार, इसे कहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बार बार इंटरफेयर करके उस एक्सचेंज रेट को जो कि चेंज हुआ होता है उसको वापस वहीं लेकर आती है जहां पर उसने एक्सचेंज रेट को सेट किया था। अच्छा, इसका जो यूजुअल पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरह का होगा कि अगर फर्ज किया ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, ये गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, तो अगर फर्ज किया ऊपर गया तो नीचे, नीचे गया तो ऊपर चला गया, यानी कि आप देखो तो एक पैटर्न है जो रेगुलेटेड है, मतलब नजर आ रहा है, एक सिमेट्री है इसके अंदर। मतलब सिमेट्री कब आती है, सिमेट्री आती है जब कोई कंट्रोल करने वाला हो उसका। तो अब जब एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है तो ज्यादा नीचे नहीं जाता, वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर, गवर्नमेंट ने यहाँ इंटरफेयर किया, गवर्नमेंट ने फिर यहाँ इंटरफेयर किया, गवर्नमेंट ने फिर यहाँ इंटरफेयर किया। इस तरह गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करके एक्सचेंज रेट की डायरेक्शन को चेंज करके उसी फिक्स एक्सचेंज रेट के इर्द गिर्द घुमाती रहती है उसको, और हम इसी को बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। तो ये है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट। अच्छा, फिर हमारे पास, हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है अगला, और वो है जी मैनेज फ्लोटिंग। ये नाम से नजर आ रहा है कि इसमें दो चीजें, एक फ्लोटिंग यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, और एक मैनेज, कंट्रोल करना है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। मैनेज भी हो रहा है, फ्लोट भी हो रहा है, इसका मतलब ये मिक्सचर है इन दोनों का। और उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ तो फिर इस पे बात करते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि मैं इसको, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपके पास गवर्नमेंट ये करती है कि एक मैक्सिमम लिमिट दे देती है, मैक्सिमम रेंज, एक मिनिमम रेंज। मतलब गवर्नमेंट अलाउज द एक्सचेंज रेट टू फ्लोट बट विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। यानी कि अगर फर्ज किया कि एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है तो गवर्नमेंट जाने देगी, जैसे ही इसको टच करेगा गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उसी तरह जिस तरह फिक्स एक्सचेंज रेट में करती है, और इसकी डायरेक्शन को मोड़ के नीचे आना शुरू कर। इसी तरह नीचे आ रहा है तो आने देंगे, लेकिन जैसे ही वो इसको टच करेगा मिनिमम रेंज को, गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करेगी और इसकी डायरेक्शन मोड़ के दोबारा से ऊपर ले जाएगी। तो ये है, फ्लोट तो हो रहा है आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये मैनेज्ड है कि वो मैक्सिमम रेंज से और मिनिमम रेंज से बाहर नहीं निकलने दे रहे एक्सचेंज रेट को, ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये है मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल इसकी अब दूसरे तरीके से भी दे देता हूँ, वो बनाकर डिमांड सप्लाई की डायग्राम। वो कुछ ऐसी है, ये देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, ये एक्सचेंज रेट है, ये हमारे पास क्वांटिटी है। तो अब क्या हो रहा है कि लेट्स से कि गवर्नमेंट ने ये एक रेंज दी है, मैक्सिमम रेंज, और ये दे दी मिनिमम रेंज। और अब क्या हुआ कि लेट्स से करेंसी की डिमांड बढ़ गई, ये मैंने बढ़ा दी D1, इक्विलिब्रियम कहाँ आया, यहाँ पर। एक्सचेंज रेट बढ़ गया जी, बढ़ गया, कहाँ चला गया जी, ER1 पे, ये बढ़ गया ना एक्सचेंज रेट। क्वांटिटी ठीक है, वो भी बढ़ गई। अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, क्यों मिला, क्यों नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि वो मैक्सिमम की सीलिंग उसने हिट नहीं की। जी, बिल्कुल, मैक्सिमम रेंज को उसने टच नहीं किया। अच्छा, डिमांड और बढ़ गई, और वो बढ़ के यहाँ आ गई, ये D2 आ गया। अब नया एक्सचेंज रेट यहाँ आ गया, ये हो गया E2, नया एक्सचेंज रेट आ गया ER2, क्वांटिटी भी ये आ गई Q2,
अब गवर्नमेंट को मसला है, गवर्नमेंट इस ये आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अब गवर्नमेंट को मसला है, गवर्नमेंट इसको इंटरफेयर करेगी और इंटरफेयर करके वही सप्लाई को बढ़ा देगी, ज्यादा ऑफर करेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अब नया डिमांड का तो D2 है ना, तो अब जो है वो नया जो इक्विलिब्रियम है वो E3 पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट नीचे को आ गया, उस रेंज के अंदर आ गया। इसी तरह से अगर मिनिमम रेंज से नीचे चला जाए, ठीक है, आपका एक्सचेंज रेट, तो गवर्नमेंट फिर अपनी करेंसी की सप्लाई को कम कर देती ताकि वो वापस चला जाए। ये भी बना के दिखाऊंगे, जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत ना। नहीं सर। अच्छा सर एक चलें, सवाल था सवाल बोलें। सर, एक्सचेंज रेट की डिमांड ज्यादा हो तो सप्लाई बढ़ाने से कम हो जाती है सर? देखो ना, आप बात सुनो, एक्सचेंज होता ही है कि मुझे ये बताओ कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी उसकी मार्केट में चीज नहीं मिल रही और लोगों की कतार लगी हुई है, तो उसकी कीमत को क्या होगा, बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। और अचानक अगर आप उसकी सप्लाई बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें कि लोग कम है और चीजें ज्यादा आ जाएं, तो अब क्या होगा, कीमत को कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। इसी तरह जब करेंसी की डिमांड बड़ी होती है और एक्सचेंज रेट, और उसकी वजह से एक्सचेंज रेट बड़ा होता है, तो उसको नीचे लाने के लिए सप्लाई को ज्यादा कर देते हैं, ताकि जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुड्स के केस में होता है। सर अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आखिरी चीज जो हमारी रह गई है वो ये है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग के हम फायदे नुकसान देख लें। मैं इन्हीं दोनों के आते हैं। अब एडवांटेजेस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के क्या लिखे हुए हैं, ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, ये आपको समझ आती है, वही जो मैंने पढ़ा था, बताया था, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। अगर डिसइक्विलिब्रियम आया हुआ है, सरप्लस है या डेफिसिट है, तो आप कुछ ना करें, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कब ठीक होगा ये नहीं पता। मतलब वो हो सकता है एक्सचेंज रेट गिर रहा है तो बहुत ही डीप डाउन गिर जाए, या अगर बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसके बाद जाके वो उसे ठीक होना शुरू हो। ठीक तो होगा लेकिन टाइम लग जाएगा। फिर बात जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट गिर रहा है और अभी तक गिर ही जा रहा है और कब रुकना है पता नहीं है, रुकना है लेकिन कब रुकना है नहीं पता, तो आपके लिए तो इम्पोर्ट्स बहुत महंगी हो जाएंगी। इमेजिन करो आप नेसेसिटीज इंपोर्ट करते हो, ऑयल इंपोर्ट करते हो, तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ये डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाती है उसकी। दूसरा, नो नीड टू कीप टू मच फॉरेन रिजर्व। अच्छा, फॉरेन रिजर्व की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है फॉरेन रिजर्व इसलिए चाहिए होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट को अचानक करेंसी की डिमांड बढ़ानी पड़ जाती है या कम करनी पड़ जाती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ऐसे ही होता है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ। कि अब ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, तो हुआ क्या कि अब एक्सचेंज रेट जो है ना वो बढ़ गया, ठीक है, ऊपर चला गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये फर्ज किया ये फिक्स था, तो हुआ क्या, एग्जांपल है कि जो डिमांड है या सप्लाई की अगर मैं बात कर दूं, कि लोगों ने सप्लाई जो है ना वो कम कर दी है। ये क्या हो गया, एक मिनट, कम नहीं कर दिया, हम कहते हैं लोगों ने सप्लाई को ज्यादा कर दिया। ये पता नहीं क्या हुआ इसको। अच्छा खैर, लोगों ने क्या किया, सप्लाई को ज्यादा कर दिया, क्योंकि वो फर्ज किया बाहर से इंपोर्टेड आइटम ले रहे हैं, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी ना, तो एक्सचेंज रेट तो नीचे आ गया। अब फिक्स तो नहीं रहा, वो तो नीचे पहुंच गया। अब गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि डिमांड बढ़ा दे, अपनी करेंसी की डिमांड बढ़ा दे। अपनी करेंसी की डिमांड कैसे बढ़ाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो पाकिस्तानी रुपीज है, तो पाकिस्तानी रुपीज है, पाकिस्तानी रुपीज थोड़ी डिमांड होते हैं। वो तब होंगे अगर गवर्नमेंट के पास फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट करने से जो फॉरेन रिजर्व आते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस फॉरेन करेंसी से डिमांड को बढ़ाएगी और डिमांड को बढ़ाकर यहाँ ले आएगी। तो अब देखो दोबारा से इक्विलिब्रियम वहीं पर आ गया जहां फिक्स था। तो इसका मतलब है फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व की जरूरत पड़ती है, कि किसी भी मौके पे कभी सप्लाई बढ़ानी पड़ सकती है, कभी डिमांड बढ़ानी पड़ सकती है, ताकि एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जा सके। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ऐसा कुछ करने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है,
तो फॉरेन रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के पास होना जरूरी नहीं है इसके लिए, वो बल्कि जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाए। सर वो और वैसे फॉरेन डिमांड बढ़ाएंगे कैसे फॉरेन रिजर्व से? आपको बता रहा हूँ ना, डिमांड बढ़ाने का मतलब फॉरेन रिजर्व की डिमांड के अपनी करेंसी की डिमांड। सर अपनी करेंसी की डिमांड। तो अपनी करेंसी की डिमांड बढ़ाने का मतलब है कि कोई बंदा जिसके पास दूसरी करेंसी है वो आपकी करेंसी खरीद रहा है, इसी को बोलेंगे ना डिमांड। हाँ जी सर। तो गवर्नमेंट के पास जब तो फॉरेन यही करेंसी किया ना मौजूद सर कि होगी। जैसे फॉरेन रिजर्व्स हमारी हैं जैसे डॉलर्स की है, तो हमने डॉलर से हम पाकिस्तानी रुपये खरीदना शुरू कर देंगे। हाँ, तो हम समझ करेंसी पाकिस्तान रुपीज की डिमांड बढ़ रही है, और क्या। सर जब हमारे पास है ही पाकिस्तानी रुपीस, अपनी कंट्री की डिमांड बढ़ानी है तो डॉलर से अपने पैसे क्यों खरीदेंगे? इसीलिए वही तो बता रहा हूँ, हम थोड़ी खरीदेंगे, गवर्नमेंट खरीदेगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करे। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो ये तो एक यार देख एडवांटेज है ना। असली वो उस तरह हो गया ना, देख जैसे सर ने पहले एग्जांपल नहीं दी थी कि जैसे अगर एक प्रोडक्ट है वो बहुत उसकी कम सप्लाई में और डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, हम उसको उस तरह आर्टिफिशियली करेंगे ना मार्केट में कि हमने डॉलर्स दिए और डॉलर से हमने मतलब पाकिस्तानी करेंसी बहुत ज़्यादा खरीद ली, ठीक है ना, वो मतलब उसका सप्लाई कम हो गया तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो गया, एक्सचेंज रेट उसका ऊपर हो गया। सर आप इस तरह कह सकते हैं ना सर, या नहीं? नहीं से ऊपर वही ना, तो देखो डिमांड हमारे फॉरेन करेंसी वैसे तो कई काम आती है। आपको पता है फॉरेन करेंसी जो है ना, वो उससे अपने बाहर इंपोर्टेड आइटम खरीदनी है तो वो फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो यही कह रहा हूँ कि फॉरेन करेंसी को अब आपको अपनी करेंसी खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप बच गए। तो आपको बहुत ज्यादा रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है कि इंपोर्टेड आइटम लेनी है तब भी फॉरेन करेंसी, अपनी करेंसी अचानक डिमांड बढ़ानी है तब भी फॉरेन करेंसी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो रही है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के लेकिन सर मुताबिक। वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब है ना अंडर, हाँ वरना फ्लोटिंग, अदरवाइज तो इस तरह ही होएगा। हाँ फ्लोटिंग में तो जरूरत नहीं है ना, तो ये फायदा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इंटरफेयर कर रही है बार बार कि फिक्स एक्सचेंज रेट है या मैनेज फ्लोटिंग है, तो उसमें फिर गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व ज्यादा चाहिए होंगे। कुछ रिजर्व जो कि अगर कोई चीजें खरीदनी है बाहर से तब, और अगर आपने अपनी करेंसी की डिमांड अचानक बढ़ानी है ताकि एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया सके तब भी। जी सवाल क्या है? सर कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा तीसरा, गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को चूज करने के लिए फ्री होती है। फ्री मतलब कि डोमेस्टिक पॉलिसीज कौन सी, यही ना फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी जो पड़ी है। फ्री का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं देखना कि इसका इफेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या पड़ रहा है, ये हमने पढ़ा था। जैसे आपको पता है फिजिकल पॉलिसी, अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी लगा देंगे, टैक्सेस को बढ़ा देंगे, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो लोग इंपोर्ट्स कम खरीदेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज का इम्पैक्ट जो है वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट अपने मुल्क को देख रही है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि एक्सचेंज रेट को क्या हो रहा है, कहीं वो बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा, कम तो नहीं हो रहा। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का फायदा ये है कि इसमें गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है बढ़ता है तो बढ़ जाए, खुद ही कम हो जाएगा, या कम हो रहा है तो होने दो, खुद ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेल्फ एडजस्ट करेगा। तो ये गवर्नमेंट को एक फायदा है कि गवर्नमेंट को टेंशन नहीं लेनी पड़ती। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में सोचता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन कैसे कम हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगा, ना कि ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे क्या आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो उसको ये आसानी होती है। अच्छा, फिर अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो एक्सचेंज रेट अनस्टेबल रहता है, आपको पता है ये मुसलसल फ्लक्चुएट कर रहा है। और नीचे अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एक तो ऊपर अनस्टेबल अगर चल रहा है तो लोगों को बाइंग एंड सेलिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज $1 100 के बराबर है, तो जब लेने का वक्त आया तो $1 200 के बराबर हो गया। तो ये फिर मामले खराब हो जाते हैं ना, उसमें फिर एक बंदा को नुकसान होता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, आपको पता ही है। अभी होंडा ने दोबारा कीमतें बढ़ा दी है, क्योंकि डॉलर जब ऊपर जाता है तो फिर वो कीमतें भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने गाड़ियां या पार्ट्स बाहर से लेने होते हैं। तो जब उन्हें बाहर से महंगे मिलेंगे तो ऑफ कोर्स उन्होंने गाड़ियों की कीमतें फिर पुरानी वाली तो नहीं रखेंगे ना, वो भी बढ़ा देंगे। तो ये अनस्टेबल एक्सचेंज रेट ये करता है जिससे जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सफर करते हैं मुल्क के अंदर। होता है ना, अक्सर कहते हैं यार गाड़ी मैंने बुक कराई थी इतने की, यार जब लेने का वक्त आया तो कहते हैं 4 लाख और दें। वो यही वजह है ना कि बुक कराई थी, एक्सचेंज रेट कुछ और था, और जब तक गाड़ी बनने की बारी आई पार्ट्स की, उस वक्त तक डॉलर बढ़ गया, तो गाड़ी तो महंगी बनी, तो वो फिर महंगाई ज्यादा पैसे लेंगे, ये होता है मामला। अच्छा, तो अब अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें भी यही है
कि अब लोग इन्वेस्ट करने से कतराते हैं कि यार पता नहीं एक्सचेंज रेट ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि उसमें किसी न किसी को तो नुकसान हो जाएगा ना। हमने पढ़ा हुआ एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाता है तो एक पार्टी को नुकसान होगा, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अब मैं अमेरिका में हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे $1 के बदले में 100 रुपए का एक्सचेंज रेट हमने सेट कर दिया, $1 100 के बराबर है। चले जी, ट्रांजेक्शन हो गई $100 की। अच्छा, अब मुझे यकीन है मुझे जी $100 मिल रहे हैं। $100 का मतलब ये है कि मैं $1 100 का मिल रहा है, ठीक है, $1 मुझे 100 का मिल रहा है। तो अब जब देने का वक्त आया तो $1 60 रुपए का हो गया। तो अब मेरे पास रुपीज कम आएंगे क्योंकि मुझे नुकसान हो गया कि पहले 100 रुपए, $1 के पीछे 100 रुपए मिल रहे थे, अब $1 के पीछे 60 रुपए मिलेंगे, तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका नुकसान हो गया। इस तरह ऑपोजिट इंपोर्ट में भी ऐसे हो सकता है कि इंपोर्टर चीजें मंगवा रहा है, उसका तय हो गया, अच्छा जी $100 की ट्रांजेक्शन डन, अभी $1 100 का है। अच्छा, जब पेमेंट करने का वक्त आया कि वो एक्सचेंज करेगा, डॉलर खरीदेगा, उस वक्त $200 का हो गया। अब जो इंपोर्ट कर रहा है उसको नुकसान हो गया। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये बिजनेसेस को डिस्करेज करती है इन्वेस्टमेंट करने से। तो उससे फिर आपको पता है जब इन्वेस्टमेंट नहीं आती मुल्क में तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट वगैरह को आपको पता ही है। और स्पेकुलेशन ये एक बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस बन जाता है फ्लोटिंग वाला, क्योंकि स्पेकुलेटर्स को पता होता है ये क्या करते हैं, सस्ती करेंसी हुई खरीद ली, महंगी हुई बेच दी। तो इनको तो पता है कि अब करेंसी सस्ती उठा दो, जैसे ही उठाएंगे करेंसी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ऊपर जाते जाते एक मौका आएगा बहुत बढ़ गई है तो ये जान के बेच देंगे, इन्हें पता है कि अब करेंसी ने नीचे जाना है। तो ये इससे बड़ा फायदा उठाते हैं क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में करेंसी ऊपर नीचे होती है, चूंकि होती है तो ये इसमें फिर कम रेट पे उठा के महंगा बेचना, ये काम ये करते रहते हैं। और इसमें स्पेकुलेटर्स जो है ना ये फिर आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि इनका काम कोई नहीं होता, लेकिन इसी बेसिस पे ये अपना मार्जिन रख के ना सस्ता बेच के तो करेंसी और महंगी सस्ता खरीद के महंगी उठा ली, बेच दी, इसमें प्रॉफिट कमाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है एक्सचेंज रेट के अंदर। अच्छा, इसी तरह एडवांटेजेस देखें फिक्स एक्सचेंज रेट के, उसका ऑपोजिट है। देखो सर्टेन, इसमें सर्टेनिटी है, उसमें अनसर्टेनिटी है। रेट फिक्स है ना, सबको पता है, प्रिवेंट्स गवर्नमेंट परसुइंग इररिस्पांसिबल पॉलिसी। अच्छा, उसमें पॉलिसी बनाते हुए गवर्नमेंट फ्री होती है, तो फ्री होते हुए हो सकता है गवर्नमेंट कोई जरूरत से ज्यादा लिबरल पॉलिसी बना दे, टैक्स बहुत ज्यादा कर दे या कम कर दे, इंटरेस्ट ज्यादा बहुत ज्यादा कर दे। यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना है कि भाई हमने ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट है वो भी अच्छा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी ग्रोथ वगैरह, इन्फ्लेशन, और इससे चूंकि एक्सचेंज रेट में भी असर पड़ेगा। और अगर हमने अपनी पॉलिसी को ध्यान से नहीं बनाया और एक्सचेंज रेट पे ज्यादा फर्क पड़ गया तो हमें उसको भी फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा बार बार, तो गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट हैज टू इंटरफेयर टाइम एंड अगेन। इसी तरह लिटिल और नो स्पेकुलेशन, तो स्पेकुलेटर्स को यहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं है, उनका कारोबार ठप, क्योंकि हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट। जब एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हो रहा तो उन्होंने क्या सस्ता उठा के महंगा बेचना। इसी तरह डिसएडवांटेजेस देखो, टू मच रिजर्व नीड टू बी केप्ट, यस, क्योंकि बार बार इंटरफेयर करना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो बार बार आपको कभी सप्लाई बढ़ानी है, कभी डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको रिजर्व चाहिए होंगे। फिर गवर्नमेंट इज नॉट फ्री टू चूज डोमेस्टिक पॉलिसी। हाँ, ये एक बात है कि गवर्नमेंट के नुकसान भी है ना कि गवर्नमेंट आसानी से पॉलिसी नहीं बना सकता या फौरी डिसीजन नहीं ले सकता डोमेस्टिक पॉलिसी का, क्योंकि उसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे भी होगा और गवर्नमेंट को उसमें भी इंटरफेयर फिर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड थ्रू डेलिबरेट एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, तो नो ऑटोमेटिक करप्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बात मैं पहले ही करेक्शन की मैं कर चुका हूँ। तो ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर इनफैक्ट सिलेबस, ठीक है जी। तो अब ये है कि आप शोएब साहब आप तो है ही, और राहिम आप अपना काम भेज दो और उसके और फिर मैं चेक कर लूंगा तीनों का, और मैं अब आपको आखिरी जो 2 यूनिट्स हैं जो हमने खत्म किए हैं इसके क्वेश्चन अब आपको भेजूंगा, और ये आपने मुझे करके जल्द से जल्द भेज दीजिएगा। सर मैंने भेज दी मैं आपको। आपने भेज दिया, कब भेजा है? आपने भेज दिया मुझे पता है, राहिम ने नहीं भेजा सिर्फ, ठीक है जी। ओके, खुदा हाफिज। सर और